इन्वेस्टमेंट डिमांड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो इन्वेस्टमेंट क्रूशियल रोल निभाता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल को निर्धारित करने में। ये जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं और इन्वेस्टमेंट के जो फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं वो, और इसके साथ इसकी क्या की थ्योरीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को दिखाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो समझते हैं चलो। तो इन्वेस्टमेंट के टाइप्स 3 तरीके के होते हैं। तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मशीन, टूल्स और जो इक्विपमेंट है, जो ये इक्विपमेंट है बिजनेस यूज फॉर प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। और दिस वोलाटाइल कंपाउंडेंट, ये जो वोलाटाइल मतलब इनको बदला जा सकता है और जो अनसिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालते हैं एग्रीगेट डिमांड और बिजनेस साइकिल के ऊपर। बिजनेस मतलब बिजनेस से संबंधित जो इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि मशीन्स उनके ऊपर एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। रेजिडेंटल इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि रेजिडेंटल मतलब रेजिडेंट आवास, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो चाहे वो हाउस कर रहे हो। तो न्यू हाउस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया या कुछ चीज़ खरीद ली, रेंट के ऊपर ले ली, तो ये सभी जो इन्वेस्टमेंट है इनको रेजिडेंटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो 3 से 5% जीडीपी में ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इन्वोलेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं कि रॉ मटेरियल्स मतलब इसमें जो स्टॉक है इसमें बदलाव होना, मतलब जैसे कैसे कि रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश्ड गुड, मतलब अभी पूरी तरह से जो गुड बनी नहीं है, और फिनिश्ड गुड फिनिश्ड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट पूरी तरह से बन चुके हैं लेकिन फर्म के पास स्टॉक में है। तो बाय द फर्म टू स्मूथ प्रोडक्शन, ये सभी क्यों किए जाते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? एक्स्ट्रा माल रखने के लिए या कुछ कच्चा माल, ये सभी इन्वेस्टमेंट करने से फर्म के प्रोडक्शन में इजी होता है और उससे कॉस्ट भी कम देखने को मिलती है, और इससे स्टॉक जो ख़त्म हो जाता है उसका भी भय नहीं रहता। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं हम ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जब आपके पास इनकम नहीं है, जब आप कुछ चीज़ खरीदते हो, होता ही है हमारे जो यंग एज होती है, जब तक हम पढ़ते हैं तो हम किसी पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी तरीके से हम कुछ ना कुछ स्पेंड तो कर रहे होते हैं, वह हमें माता पिता की तरफ से आ रही है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी क्या करती है कि उसके पास जो इतनी इनकम नहीं है तो क्या करेगी, वो खर्च तो करेगी। तो खर्च कैसे करेगी? वो बोरो लेके खर्च करेगी, उधार ले लेगी खर्च करने के लिए। तो इस पे क्या है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनकम के बिना इनकम नहीं हो रही तो भी खर्च किया जा रहा है। तो इनकम से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इनकम से पूरी स्वतंत्र है, इसमें इनकम का रोल नहीं देखने को मिलता। तो इस तरीके को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। विशेषकर देखने को मिलता है जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है या कुछ पब्लिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, तो उसमें हम देखने को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बहुत कॉमन देखने को मिलती है, जो डिपेंड करती है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर और टेक्निकल प्रोग्रेस के ऊपर। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ है तो लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सरकार के पास इतनी इनकम नहीं हो तो सरकार क्या करेगी, उधार लेकर इसको पूरा करेगी। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के तहत हो गया, जब सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट भी कर रही है और साथ में वो इन्वेस्टमेंट क्या है, सरकार का उधार लिया हुआ, तो इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। ये एक डिपेंडेड होती है, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर डिपेंड होती है। इनकम जितनी होती है उसके हिसाब से उसके लेवल में इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसे कि फर्म है या कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ है, वो क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करती है ताकि उनकी इनकम ज़्यादा इफेक्ट ना हो।
तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसमें हायर इनकम ड्यू टू ग्रेटर कंजप्शन और मोर कैपिटल गुड टू मीट डिमांड, इसमें ज़्यादा कैपिटल देखने को मिल रहा है डिमांड पूरी करने के लिए। तो इस तरीके की जो स्थिति है, जिस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है जो प्राइवेट बड़े सेक्टर के द्वारा की जा रही है, इस सभी को इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनमें इनकम का होना जरूरी होता है। अब जो केन्स की जो थ्योरी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो क्या क्या है? सबसे पहले मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब देखो, एक मशीन खरीद कर लाए, अब उस मशीन से फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट होगा, एस्टिमेट जो प्रॉफिट होगा वो लगाया जाता है। वो किसके द्वारा लगाया जाता है? जितना हमें एस्टिमेट प्रॉफिट आया है उसको कहते हैं मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मान लो आप कोई 10,000 रुपये की कोई मशीन खरीद कर लाए, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप सोचते हैं कि उसके ऊपर 5,000 रुपये का ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा हमें। हाँ, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये जो एक्सपेक्टेड रेट है प्रॉफिट का फ्रॉम एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब कोई भी कैपिटल एसेट खरीद कर लाते हैं, कोई मशीन लेकर आते हैं, जैसे कि एक चक्की लेके आई है, चक्की में गेहूँ पीसेंगे, तो उस पीसने से उसको पूरे कम से कम वो मशीन 10 साल चलेगी। अब 10 साल में वो कितना गेहूँ पीसेगी, तो उसके हिसाब से अनुमान लगा लिया जाएगा कि उस मशीन को खरीदने से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो अनुमान लगाया जाता है आपकी उस एसेट से, तो वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंतर्गत आता है। इसमें जो सप्लाई प्राइस, मतलब हम उसके सप्लाई प्राइस किया गया, और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, मतलब उसको खरीदने के लिए जो प्राइस लगा है, और जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड उसने कितना उत्पाद किया, कितना हमें उससे प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, उसका एक निर्धारित किया जाता है इसके अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है कि जो उधार ली गई राशि है उसके ऊपर जो भी लागत, जो कॉस्ट लगती है, उसे ही ब्याज इंटरेस्ट कहते हैं। तो उस इंटरेस्ट की दर क्या होती है? तो देखो, जो कॉस्ट है उधार ली हुई कैपिटल की, मतलब पूंजी यहाँ पर क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपने किसी से उधार लिया है। तो एक तो होता है, ये तो है कैपिटल कहेंगे, बोरोइंग कैपिटल कह रहे हैं, क्योंकि कैपिटल का मतलब यहाँ पर हो रहा है आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मनी ली है, उधार लिया है, उसे बोरोइंग कैपिटल के तहत जानते हैं। तो उस की जो लागत है, और इन्वेस्टमेंट ओकर व्हेन एमएससी एक्सिस द इंटरेस्ट रेट। और देखो, इन्वेस्टमेंट कब पाया जाएगा? एमएससी ज़्यादा होगा। देखो, अगर हम कुछ मशीन खरीद कर ला रहे हैं, अगर उस मशीन से हमें कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो हम उस मशीन को क्यों खरीदेंगे? हम उसके ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे ना जब हमें उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, और इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो। इंटरेस्ट रेट से कम होगा तो हम बैंक में अपनी मनी को जमा करवा कर हम इंटरेस्ट उससे फ़ायदा ले लेंगे। क्यों हम उधार लेंगे हैं? तो इंटरेस्ट रेट हम बैंक में अपने जमा करवा के ले लेंगे। तो इस तरह से देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट रेट से एमएससी ज़्यादा होगा या एमएससी इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा, तभी इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही बात बताई गई है कि जब एमएससी इक्वल होती है इंटरेस्ट रेट के, तो ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है। देखो, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों लिया गया? एमएससी इंटरेस्ट रेट के बराबर है, तो इंटरेस्ट रेट क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक रूल है इसमें, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो सोचता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के बराबर ही मिल रहा है, तो मैं हो सकता है कि वो चाहता है कि मैं उतना अपनी कोई मशीन के ऊपर लगा दूँ, क्योंकि फ्यूचर में उसके बहुत ज़्यादा मशीन हो जाएंगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होने लग जाएगा। तो इस तरह को देखने को भी उसमें मिलता है। तो दो फैक्टर इसमें, जो एमएससी है इज वोलेटाइल एंड क्रुशियल। एमएससी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमएससी वोलेटाइल क्यों कहा गया है यहाँ पर? क्योंकि देखो, एमएससी है, प्रॉफिट है, अब ये बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके इंटरेस्ट रेट को देखती है, लेकिन इस बहुत सी स्तर को देखने को इसमें मिलता है, तो इसलिए इसे वोलेटाइल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू केन्स के अनुसार से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो डिपेंड करती है इन दो की फैक्टर के ऊपर, एक तो एमएससी और एक है आपका इंटरेस्ट रेट। तो एमएससी प्लेइंग महत्वपूर्ण रोल निभाता है वोलेटाइल कंपेरेटिवली स्टिकी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एक बार देख सकते हैं, हम बहुत से सालों तक रहते हैं हमें कि हम किसी बैंक में आप रुपये जमा करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है।
अब 2-3 साल तक आप उसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है, 3-5-7 साल तक उसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट क्या है कि स्टिकी होता है, वो एक जगह पे टिक गया तो वो टिके रहता है लंबे टाइम तक। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिल, ज़्यादा बदलाव भी नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर तले बदलाव होता है, लेकिन आपका प्रॉफिट में तो बहुत बदलाव हो सकता है ना, उस मशीन से कुछ और टूट फूट गई तो वोलेटाइल होता है। प्रॉफिट का पूरा स्तर हम कह नहीं सकते, उससे प्रॉफिट होगा पूरी तरह से नहीं होगा, तो ये वोलेटाइल है। अब मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें इस फॉर्मूले में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर जो आपको सी दिख रहा है, इस सी का मतलब क्या है, ये सप्लाई प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। मतलब सप्लाई प्राइस है, वो कितने में प्रोडक्ट वो बेचेगा मार्केट में, वो कितने में प्रोडक्ट बिकेगा है, वो जो भी मशीन बनाई है वो प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, वो सप्लाई प्राइस है, जिसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। और जो आपको यहाँ पर R1, R2, R3, RN तक देखने को मिल रहा है, इसे एनुअल पर्सपेक्टिव यील्ड कहते हैं। मतलब आपको साल के अंत तक आपको कितना प्रॉफिट इससे जनरेट होके दिखेगा, या एनुअल साल में कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, उस तरह को देखने को मिलता है। और ये जो आपको R देखने को मिल रहा है ना, R, ये है डिस्काउंट रेट, कि ये इस रेट का कितना रेट आपको मिल रहा है, इसे एमईसी के तहत भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सप्लाई प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, तो एमईसी इज द डिस्काउंट रेट। एमईसी क्या है, एक डिस्काउंट रेट है। एमईसी हम जाना ऊपर क्या है, तो उसी को एक डिस्काउंट रेट भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रेजेंट वैल्यू है एक्सपेक्टेड रिटर्न की, वो इक्वल है सप्लाई प्राइस एंड कैपिटल एसेट की। मतलब आज के टाइम पे वो मार्केट में जितना बिक रहा है उसके बराबर बताया गया है आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई प्रोडक्ट हम लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, उसकी डिप्रिसिएशन होती रहती है, उसका मूल्य ह्रास होता रहता है, एक टाइम के बाद वो चीज़ बहुत सस्ते में बिकती है। लेकिन आप उतना जनरेट कर लोगे, एक डिस्काउंट रेट उतना जनरेट कर लोगे आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि उस टाइम तक आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है आप वो उसी के बराबर होगी जिस टाइम पर आपने उसका खरीदा था एसेट को। तो इतनी वैल्यू इसमें जनरेट हो रही है। तो इस चीज़ का फॉर्मूला इसमें, तो इस तरीके से ये सप्लाई प्राइस के द्वारा सप्लाई प्राइस को इस तरीके से निकाला जा रहा है। बेसिकली ये एमएससी का फॉर्मूला नहीं, ये सप्लाई प्राइस का फॉर्मूला हमने देखने को मिला, लेकिन हम एमएससी इसमें से निकाल सकते हैं। जो आर है ये ही हमारा एमएससी है। अब देखो इन्वेस्टमेंट डिमांड करो, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड करो क्या, देखो इन्वेस्ट, ये देखो 2 करोड़ दिख रहे मिल रहे हैं, इसको थोड़ा और जूम करके हम बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिखा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड करो, एमएससी करो, इन्वेस्टमेंट डिमांड करो जिसे एमएससी करो, ये क्या दिखाता है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट विल बी अंडरटेकन एट वेरियस इंटरेस्ट रेट, कि जो अंडरटेकन मतलब लिया गया है इंटरेस्ट रेट के अंतर्गत, विभिन्न प्रकार के जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंतर्गत लिया गया जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड करो उसे कहते हैं। मतलब एमएससी के एमएससी क्या है, इंटरेस्ट रेट के तहत लिया गया है। देख सकते हैं करो में, देखते क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर OX पे हमें क्या दिया हुआ है, OX पे हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, और OY पे हमसे क्या दिया हुआ है, एमएससी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट रेट है उसका जो करो है वो डाउनलोड करो बनते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब एक दूसरे की ये इन्वर्स देखने को मिल रहा है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो उन दिनों को इस करो के अंतर्गत दिखाया गया है, और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमएससी दिखाया हुआ है। इसमें देखने को मिल रहा है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट और एमएससी है उसमें किस प्रकार का प्रोपोर्शन दिखाया हुआ है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फिक्स जगह पर डट गया है, तो उस स्तर पर हम देखने को मिलते हैं हमारे पास अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट करो बनते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग एज मोर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस एमएससी, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका एमएससी कम होता चला जाएगा।
मतलब क्यों होता चला जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट में बदलाव देखने को मिल रहा है और इसके कारण इन्वेस्टमेंट के स्तर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट ओकर वेयर एमएससी इक्वल इंटरेस्ट रेट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा जहाँ पर एमएससी इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा, और शिफ्ट करेगा ओकर जब प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन में चेंज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिमांड करो बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एमएससी ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इक्वल है तो भी इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन एमएससी कम है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है। फैक्टर जो शिफ्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड में, तो फैक्टर कौन कौन से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड के अंदर शिफ्ट लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस एक्सपेंटेशन, मतलब अगर केन्स ने कहा है कि एक एनिमल स्पिरिट, मतलब एनिमल स्पिरिट कैसी है कि कोई जानवर किसी तरफ भाग रहा है तो बाकी जानवर भी कई बार उसकी तरफ ही भागते हैं। तो इस तरह की जो स्पिरिट है वो इसमें देखने को मिलती है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है या कोई जो ऑप्टिमाइज़म है वो इसकी तरफ भागता है। ये जो पिसिमिज्म मतलब जो निराशावादी है वो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है। निराश व्यक्ति है, मोस्टली व्यक्ति निराशवादी होते हैं, उनको सोचते हैं कि प्रॉफिट हमको तो जनरेट होगा नहीं, इतना ज़्यादा मेहनत कौन करेगा, इससे वो इन्वेस्टमेंट तो करेगा नहीं। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो क्या है, तो ये इफेक्ट कर रहा है ना चीज़ पिसिमिज्म। तो अबाउट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइविंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मोर द रैशनल कैलकुलेशन। तो क्या होती है कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना बहुत लेना पड़ता है। रैशनल कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम चला जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि लोग सोचने लग जाते हैं हम इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे। वैसे सोचकर करना चाहिए, लेकिन है ना ज़्यादा सोचने से इन्वेस्टमेंट का स्तर डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को भी मिलता है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिमांड मतलब जो एंटिसिपेट किया जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट डालता है आपके इन्वेस्टमेंट के। आपको देख सकते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड आपको देखने को मिल रही है कि अच्छी आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, तो आप अपनी कंपनी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट होगा इसके लिए। तो टेक्नोलॉजी इन्वेशन ये तो बहुत मेन चीज़ है। न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट की जो ज़रूरत है न्यू प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर, तो वो स्टिमुलेट करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट के स्तर को और बढ़ा देती है और इससे कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने के देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट क्या करती है, ईजी कर देती हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसे और निखार देती है। अब किसी भी प्रोडक्ट अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो लोग उसको खरीदने के तरफ जाएंगे, उससे और ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट मोस्टली स्टिमुलेट करती है इन्वेस्टमेंट को। यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है, जो रियल इंटरेस्ट रेट है, डिप्रेशन, टैक्सीज और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये सभी जो निर्धारित करते हैं इन्वेस्टमेंट को है। अगर देखो सही लोअर कॉस्ट है, आपको कोई प्रोडक्ट बनाने में कम से कम कॉस्ट लग रही है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो ये चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ावा देगा। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर देखो चीज़ें हैं बैंक से इक्विटी मार्केट में आपको आसानी से लोन मिलने जा रहा है, तो क्या होगा, आसानी से आप लोन ले पा रहे हो तो आपके इन्वेस्टमेंट लेवल में भी देखने को मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाएगा। फिस्कल पॉलिसी में देखने को मिलती है, अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन को कम कर दे या तो क्या करेगी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन जो है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंड कर ले, ब्रॉड राइट बना दे, तो ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका टाइम भी सेव होता है और जो प्रोडक्ट बेचने में उनकी जो कॉस्ट लगती थी वो भी बच जाती है। तो इससे क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा देखने को मिलता है। अगर इसका उल्टा ले लो, वाइस वर्सा कर लो, इसका अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो वही बात इन्वेस्टमेंट के स्तर में डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो शिफ्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड को। अब देखो एक है एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो एक चीज़ पढ़ते थे हम, मल्टीप्लायर का रूल। मल्टीप्लायर में क्या कहते थे, मल्टीप्लायर में कहते थे कि आपका अगर जो इन्वेस्टमेंट है उसके कारण आपकी इनकम में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते थे मल्टीप्लायर। अब इसका उल्टा लेते हैं कि अगर आपकी इनकम के कारण इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव देखने को पड़ रहा है, तो इसे कहते हैं एक्सीलरेटर। तो इसको कहते हैं एक्सीलरेटर।
तो यही चीज़ ऊपर दिखा रखी है कि मल्टीप्लायर तो आपको यही दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, जबकि एसिलेटर क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी इनकम के इफेक्ट के कारण इन्वेस्टमेंट में क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। यही इसके अंदर भी दिखाया गया है कि जो आई है ये इन्वेस्टमेंट है। वी हमें देखने को मिल रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब आपके कैपिटल लगाने से आपके आउटपुट के रेशो में कितना चेंज आया है। तो ये कैपिटल आउटपुट रेशो दिखाता है कि आपके जो भी आप पूंजी लगाते हो तो उससे क्या जनरेट हो रहा है। तो ये चीज़ वी के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वाई क्या है, यहाँ पर आपकी इनकम और आउटपुट के स्तर को दिखा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो मल्टीपल जो मतलब जो कैपिटल आउटपुट जो मल्टीपल है और चेंज इन द इनकम, जो इनकम में चेंज होगा सीधा देखने को मिला मल्टीप्लायर वाला रूल। और जो एक पावरफुल डिस्प्लाइजिंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी, और जो क्या है एक पावरफुल डिस्टेबलाइजिंग फोर्स। देखो पावरफुल डिस्टेबलाइजेशन फोर्स क्यों कहा है, एक साथ बहुत सी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इनकम के चेंज होने से आपके कंजप्शन पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा, कंजप्शन पैटर्न में चेंज होने से आपके डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा, और डिमांड में चेंज होने से क्या होगा, आपकी जो कंपनियां हैं वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की काम करेगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसे पावरफुल डिस्टेबलाइजिंग कहा है कि जो स्टेबल थी, जिस वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेबल थी, उसको भी डिगाने का काम कर देता है ये तो इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से इसे पावरफुल डिस्टेबलाइजिंग फोर्स भी कहा जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो की टेक अवे ऑन इन्वेस्टमेंट डिमांड, तो क्या हम इसके अंतर्गत पढ़े हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एक क्रिटिकल इकोनॉमिक ड्राइवर है, ठीक है। क्योंकि ये इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल और जितनी भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, जितने भी जो वोलेटाइल है बदलती रहती हैं, उन सभी को निर्धारित करने का काम कर रहा है। मल्टीपल फैक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट के कारण इन्फ्लुएंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट के अलावा यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंटेशन, टेक्नोलॉजी, फिजिकल, मतलब बिहाउंड इंटरेस्ट रेट अलावा नहीं, मतलब बिहाउंड इंटरेस्ट रेट के, और इंटरेस्ट रेट को तो करती है, इसके साथ साथ जो इनकम, बिजनेस की जो एक्सपेंटेशन, टेक्नोलॉजी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेक्टेड डिमांड, सभी को एक महत्वपूर्ण तरीके से सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालती है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट थ्योरीज कंप्लीमेंट ईच अदर, मतलब क्या कहती है कि एक दूसरे को की तरफ झुकी हुई है। जैसे कि केन्स ने कहा कि एमईसी की जो थ्योरी है वो इन्वेस्टमेंट के बिहेवियर को दिखाती है, थोड़ी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के बिहेवियर को दिखाती है। जबकि जो एसिलेटर थ्योरी है वो क्या करती है, इनकम के चेंज होने से जो आपके इन्वेस्टमेंट के प्रति जो मल्टीपल ट्रिगर करता पॉइंट को, उस चीज़ को भी दिखाने का काम कर रहा है ये। तो देख सकते हैं हम कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रोल है। अब ये पार्ट 1 था, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इन्वेस्टमेंट के